नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम निहारिका है और आज हम आ गए हैं निहाल एग्रो फार्म घूमने के लिए। निहाल एग्रो फार्म बुलंदशहर के सेगली नामक गांव में स्थित है। निहाल एग्रो फार्म के ऑनर मुनेंद्र सिंह जी हैं। हमारी पुरानी वीडियोस देखने के बाद आपको इतना यकीन तो हो ही गया होगा कि मुनेंद्र सिंह जी कोई आम आदमी नहीं है। इनको बकरी पालन के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और इनका नॉलेज इनके लंबे अनुभव पर आधारित है। तो जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में ग्रेजिंग मॉडल के ऊपर चर्चा करी थी कि ग्रेजिंग मॉडल में कितनी बकरियों से काम की शुरुआत की जा सके कि ग्रेजिंग मॉडल के बिज़नेस में प्रॉफिट कमाया जा सके, क्योंकि किसी भी बिज़नेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। स्टॉल फेड मॉडल होता क्या है? स्टॉल फेड मॉडल में बकरियों को फार्म के बाहर नहीं लेकर जाते हैं, उनको फार्म के अंदर ही रखते हैं। उनके खाने पीने का व्यवस्था सब फार्म के अंदर ही किया जाता है। इसलिए इस मॉडल में लोगों को पूरे 1 साल का भूसा इकट्ठा करना होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसों की ज़रूरत होती है। ये मॉडल ग्रेजिंग मॉडल से काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें बकरी पालकों को सब कुछ बाहर से लाकर बकरियों को खिलाना पड़ता है। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मुनेंद्र सिंह जी से स्टॉल फेड मॉडल के इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि मुनेंद्र सिंह जी इस मॉडल के ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में हमें विस्तारित रूप से बताएं। नमस्कार मुनेंद्र जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि स्टॉल फेड मॉडल में ब्रेक इवन कैसे अचीव किया जा सकता है? और पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ब्रेक इवन असल में होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट असल में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाके हम ये कह सकते हैं कि जितने हमारे खर्चे हैं और जो हमारी कमाई है वो लगभग बराबर हो गई है। देखिए, कोई भी व्यापार जब आप करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई व्यापार करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमको ये देखना है कि हमारे पास खर्चे कितने हो रहे हैं और हमारे पास उसके बाद आउटपुट कितना आ रहा है। तो जब हम स्टॉल फेड मॉडल में खर्चों की बात करते हैं तो हमारे खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारे लेबर के ऊपर एक खर्चा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा खाने के ऊपर खर्चा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा दवाइयों के ऊपर खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो ये सब हमारे खर्चे हो सकते हैं। जब हम कमाई की बात करते हैं तो हमारी जो कमाई होती है वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनसे उनसे बिकने के बाद जो कमाई आएगी वो हो सकती है। थोड़ी बहुत कमाई इसमें हमारी दूध के माध्यम से भी हो सकती है और थोड़ा बहुत हम उसका जो एक्सक्रीटा होता है या जो मैंगनी होती है उसको बेचने से भी हो सकती है। ये 3 हमारे कमाई के जरिए हो सकते हैं। तो जब हमारे ये खर्चे और ये जो कमाई है ये जब लगभग बराबर आ जाती है, तब हम कहते हैं कि अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस यानी एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि स्टॉल फेड मॉडल में कितनी बकरियों से शुरुआत की जाए कि लोगों को इस बिजनेस में फ़ायदा हो सके? तो पहले हम इनके खर्चे कैलकुलेट करके देखते हैं कि खर्चे होते क्या क्या हैं लगभग। तो पहले जब हम बात करें तो सबसे पहले हम खाने के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो खाने के ऊपर मेरा ये मानना है कि किसी भी बकरी के खाने के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 रुपये का खर्चा करना चाहिए, ठीक है। अब ये 22 से 23 रुपये प्रतिदिन का खर्चा करना चाहिए। अब ये 22 से 23 की फिगर कहाँ आई? तो कोई भी बकरी जो होती है वो लगभग एक 30-40 किलो की बकरी होती है, वो लगभग 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन खाती है, ठीक है। तो जो हमारा चारा अवेलेबल होता है, जो हम भूसा अवेलेबल होता है, हम मानते हैं कि अगर वो 2.5 किलो डेली खा रही है और 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम चारे की अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, तो लगभग हमें ये 25 रुपये के आसपास पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा खर्चा क्या हुआ? दूसरा खर्चा हमारा लेबर होता है। तो लेबर का जो हमारा खर्चा होता है, लेबर हम कहते हैं कि 70 बकरियों पे हमें एक लेबर रखनी चाहिए जो लगभग जिसको हम 10,000 रुपये के लगभग की तनख्वाह दे रहे होते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 4 रुपये पर डे का खर्चा हमारा लेबर कॉस्टिंग के ऊपर आ जाता है। तीसरा खर्चा हमारा दवाइयों के ऊपर होता है, ठीक है।
तो दवाइयों का हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 2 रुपये पर डे का खर्चा दवाइयों के ऊपर आता है। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं कि और कुछ ऐसे मिसलिनियस खर्चे होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, छुटमुट की और चीज़ें होती हैं। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि जो मिसलेनियस खर्चे हैं, ये 2 रुपये पर डे के हिसाब से होते हैं। तो अगर हम टोटल किसी बकरी के ऊपर पर डे का खर्चा देखें तो लगभग 25 + 4 + 2 + 2, ठीक है, 25 4 29, तो लगभग 33 रुपये का खर्चा पर डे का हो जाता है। स्टॉल फेड मॉडल में लगभग इतना खर्चा हो जाता है। जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि कितनी बकरियों से शुरुआत की जाए, तो हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके देखते हैं। जैसे यदि हम बात करें 60 बकरियों की, ठीक है, यदि हम बात करें 60 बकरियों की, तो 2 साल के अंदर 60 बकरियों के ऊपर कितना खर्चा होगा। तो 2 साल के अंदर 60 बकरियों के ऊपर 730 दिन और प्रतिदिन का खर्चा हमने माना है इतना, तो लगभग 14,45,400 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो खर्चा है, ये लगभग इनका रेगुलर खर्चा 14 लाख जो टोटल खर्चा है 2 साल का। इसके अलावा हमारा और क्या खर्चा होगा। जब हमने 60 बकरियां खरीदी होंगी तो लगभग मान के चलते हैं एक बकरी 10,000 की आएगी, तो 6 लाख के आसपास की हमने बकरियां खरीदी होंगी। इनके ऊपर हमें कम से कम 3 बकरे चाहिएंगे। हम मान के चलते हैं लगभग 33,000 के आसपास के बकरे होंगे, तो 1 लाख रुपए के आसपास का हमारा खर्चा बकरों के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हो जाता है ये 14 और 7 21,45,400, ये 2 साल का खर्चा सब कुछ मिलाकर। इसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसमें बकरियों की कीमत भी है, बकरों की कीमत भी है, इसमें क्या कहते हैं उनके खाने पीने का खर्चा भी है, दवाइयों का खर्चा भी है। तो अगर खर्चों की बात करें तो 2 साल में 60 बकरियों के ऊपर स्टॉल फेड मॉडल में लगभग 21.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो 60 बकरियों का खर्चा आपने बता दिया, लेकिन इसके बाद जो इनके बच्चे हुए हैं उनका भी तो कुछ खर्चा होता होगा, वो भी तो खाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हाँ वो भी खाएंगे। तो जैसे जब हम जनरेशन 1 की बात करते हैं, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 पे खर्चा बहुत कम आता है, 3 पे तो 0 ही आता है। जनरेशन 1 की जब हम बात करते हैं तो वो 6 महीने बाद पैदा हुई है, तो लगभग 4 महीने तक तो वो नील के बराबर खाती है। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 1 साल के लिए वो पूरा खर्चा अपना खाती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जनरेशन 1 में हमारे पास 84 बच्चे हुए, ठीक है, और उन्होंने 365 दिन तक 33 रुपये के हिसाब से खाना खाया। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर हो जाता है 10,11,000 के लगभग टोटल खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम अब बात करें तो हमारे इन सब बच्चों के ऊपर, बकरियों 60 बकरियों के ऊपर, उनकी जनरेशन 1 2 3 के ऊपर सब मिला के अगर हम मोटी मोटी बात करें तो लगभग 31.5 लाख रुपए का खर्चा होता है 2 साल में। 2 साल में लगभग 31.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। अब हम बात करते हैं कि 60 बकरियों से हमें 2 साल के अंदर कमाई कितनी होगी। 60 बकरियों की कमाई कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हम बकरी लेके आए हैं वो बिल्कुल खाली थी, और अगले 1 महीने के दौरान हमने उसको ज्ञापन कराया। बकरी की जो प्रजनन की जो समय होता है वो लगभग 5 महीने का माना गया, 5 से 5.5 महीने का माना गया। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले महीने में हमारी सभी बकरियां क्रॉस हो गई, और फर्स्ट टाइम उन्होंने जो प्रजनन किया वो 6 महीने के बाद किया। यानी हमारा जो पहला आउटपुट आया, ठीक है, वो 6 महीने के बाद आया, लगभग 6 महीने के बाद आया, 6 मंथ्स के बाद आया। अब कितना आया, आमतौर पे जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड फिगर्स हैं वो 1.4 का माना गया है। ठीक है, तो 1.4 के हिसाब से 60 इंटू 1.4 के हिसाब से 84, यानी हमें 84 किड्स मिले। और इंडस्ट्री के हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि 84 में से 42 किड्स जो थे हमारे मेल हुए और 42 ही हमारे फीमेल हुए। ठीक है, अब 3 महीने तक हम इनको समय देते हैं, इन मेल और फीमेल बच्चों को दूध पीने के लिए 3 महीने का समय देते हैं। तो टोटल समय कितना हो गया, 9 महीने का। ठीक है, हम फिर से ये जो 60 बकरियां इनको दोबारा से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, ये फिर से अपना 5 महीने का प्रजनन काल लेती हैं, और 14वें महीने में, यानी फिर से 5 महीने के गैप के बाद, यानी 14वें महीने में ये दोबारा से बच्चे देती हैं।
ठीक है, हमारे पास दोबारा से दूसरी जनरेशन के जेन 2 के बच्चे आते हैं, 42 मेल और 42 फीमेल। ठीक है, ये हम कह सकते हैं जनरेशन 2। ठीक है, ये हम कह सकते हैं जनरेशन 1। ठीक है, अब क्या होता है, फिर से हम इनको 3 महीने का समय देते हैं इन बच्चों को दूध पीने का। ठीक है, 17 महीने पहुंच गए, 17th मंथ में पहुंच गए, और इनको दोबारा से क्रॉस कराते हैं इन 60 बकरियों को, और 22वें महीने में हमारे पास दोबारा से जनरेशन 3 आ जाती है। जनरेशन 3 आ जाती है जिसमें 42 मेल और 42 फीमेल आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि कमाई कितनी होती है, तो हम पहले जनरेशन 1 की बात करते हैं। जब हम जनरेशन 1 की बात करते हैं, तो जनरेशन 1 6 महीने बाद पैदा हुई थी, तो यानी 2 साल के बाद उसकी सबकी एज कितनी हो गई होगी, लगभग 1.5 साल, यानी 18 महीने के आसपास। अब हमारे पास उसमें 42 मेल थे और 42 ही फीमेल थी। ठीक है, तो हम 42 मेल की जब कीमत लगाते हैं, 1.5 साल का 1.5 साल का जो मेल होता है वो संभवतः कम से कम 20,000 रुपये के आसपास का आपका बिक जाएगा। ठीक है, तो 8,40,000 रुपये के आसपास आपको बकरों से कमाई होती है। जो आपकी फीमेल होती है वो हम मान के चलते हैं कि 1.5 साल की फीमेल आपकी आराम से 10,000 रुपये की बिक सकती है। ठीक है, तो 4,20,000 रुपये हमें जनरेशन 2 से मिल जाता है। ठीक है, जनरेशन 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो जनरेशन 2 जो है हमारी, वो 14वें महीने में आई है। तो 14वें महीने में जनरेशन 2 का मतलब उनकी एज हो गई है लगभग 10 महीने। तो जब हम बात करते हैं 42 मेल और 42 फीमेल जिनकी एज लगभग 10-10 महीने है, तो 10 महीने का बच्चा जो है वो आराम से 10,000 का बिकता है, बकरा जो होगा। तो 4,20,000 इसकी वैल्यू हो जाती है। इसके अलावा एक 10 महीने की फीमेल जो है वो 7,000 के हिसाब से बिक सकती है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2,94,000। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है कि जनरेशन 3। जनरेशन 3 जो है वो हमारी 22वें महीने में आई है। ठीक है, तो इसका मतलब लगभग 2-3 महीने की एज के, ये 2 साल के एंड तक है। 42 मेल और 42 फीमेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 42 मेल हैं ये लगभग 3,000 के हिसाब से बिक जाएंगे। ठीक है, तो 3,000 के हिसाब से हुआ 1,26,000। ठीक है, और जो हमारा फीमेल होगी वो लगभग 2,000 की बिक जाएगी, तो लगभग 84,000। ठीक है, तो तीन जनरेशन की जो हमारी वैल्यू है वो लगभग इतनी हो गई। अलावा हमारी ये जो 60 बकरियां शुरुआत में हमने 10,000 के हिसाब से खरीदी थी, हम उनकी एक डिग्रेडेड वैल्यू 9,000 रुपये लेते हुए, ठीक है, 9,000 रुपये लेते हुए हम ये मान लेते हैं कि ये बकरी हमारी लगभग 5,40,000 की हो गई। और इसके अलावा हमने 3 बकरे और खरीदे थे जो 1,00,000 रुपए की कीमत जिनकी हमने मानी थी, हम उनकी डिग्रेडेड वैल्यू मान लेते हैं लगभग 75,000। ठीक है, तो इन सभी को जब हम इन सभी की वैल्यू जोड़ते हैं तो टोटल मिला के लगभग 27,99,000 का टोटल आता है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि टोटल जो इनकी वर्थ 2 साल के बाद है वो लगभग 27,99,000 के करीब है। तो जब हम 2 साल के बाद देख रहे हैं तो हमारा खर्चा लगभग 31.5 लाख रुपए के आसपास का आ रहा है। ठीक है, और जो हमारी कीमत आ रही है, जो उनकी टोटल नेटवर्थ आ रही है 2 साल के बाद, वो लगभग 28 लाख के आसपास आ रही है, 28 लाख के आसपास। तो इस तरीके से देखा जाए तो 60 बकरियों के ऊपर यदि हम काम कर रहे हैं तो 2 साल के बाद भी हम लगभग 3.5 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यापार कभी नुकसान के लिए तो किया नहीं जाता है, व्यापार तो हमेशा प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम 60 बकरियों से कम का काम कर रहे हैं या 60 का काम कर रहे हैं तो हम ब्रेक इवन अचीव नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा जो देखा गया है, अगर जिस तरीके से मैंने खर्चों को जोड़ने की कोशिश करी है, उस हिसाब से 65 बकरियों के ऊपर हमारा ब्रेक इवन अचीव होता है, जहां हम नो प्रॉफिट और नो लॉस में रहते हैं। इससे कम के ऊपर बहुत ही रेयर केस में ही ब्रेक इवन अचीव हो पाता है। ठीक है,
तो हमें अगर जब हम स्टॉल फेड मॉडल की बात करते हैं तो लगभग 65 बकरियों के ऊपर हमारा ब्रेक इवन अचीव होता है, जहां नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। तो यदि मेरे हिसाब से यदि कोई भी व्यक्ति स्टॉल फेड का काम शुरू करना चाहे तो कम से कम उसे 65 बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बकरियों की कीमत मेरे द्वारा 10,000 रुपये ली गई है, हो सकता है आपकी बकरियाँ 10 की जगह 15,000 की होंगे, तो उस केस में आपका ब्रेक इवन जो होगा वो 65 पे नहीं आएगा। तो इसलिए इस ब्रेक इवन शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है और इस बकरी की इकोनॉमिक्स को, इस बकरी के पालन की इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद मुनेंद्र जी। आशा करती हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला होगा। हम अपने इस चैनल पर बकरी पालन से संबंधित और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दर्शकों।